सर आपकी आवाज भी कट रही है, थोड़ी सी आवाज भी कट रही है। अभी ठीक है क्या? हेलो। हाँ सर अभी ठीक है सर, आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है ना अभी? हाँ हाँ ऑन। ओके सर, थैंक यू सर। तो अभी सेल मॉडल की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो सेल मॉडल में इन्होंने कुछ पॉइंट आउट किया। इन्होंने देखा है कि सॉफ्टवेयर बहुत रिलेटेड है हमसे, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज करके जो भी मेंटेनेंस वगैरह करेंगे वो वहाँ पे होगा। जैसे कि मैनुअल हो गया, ठीक है ना, मेंटेनेंस मैनुअल, प्रोसीजर्स, चेकलिस्ट, लेआउट, ये सारा सॉफ्टवेयर से रिलेट है, चाहे वो डिजिटल हो या फिर हार्ड कॉपी में हो, ठीक है, मतलब सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में। वो मैनुअल वाली सारी चीजें जो हम यूज कर रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर में आती है, ठीक है। हार्डवेयर जो टूल वगैरह हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो, वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाली जो चीजें हैं ना, वो हार्डवेयर में आ जाती हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट, आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, लाइटनिंग सही है कि नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, लोगों का वहाँ पे थिंकिंग क्या है, कल्चर क्या है, ये सारे एनवायरनमेंट, मतलब कि फिजिकल एनवायरनमेंट से लेकर के जो लोगों के बीच में कौन सा एनवायरनमेंट है वो भी इसमें इंक्लूड हम लोग कर लेते हैं। लाइववेयर में वो सारे पर्सन आ जाते हैं जो मेंटेनेंस से रिलेट करते हैं और मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं, और जो मतलब कि प्लानिंग वगैरह करते हैं, सुपरवाइजर एटसेट्रा, ये सारे। तो ये एक मॉडल है। तो सेल, ये इसी मतलब सेल एक एक अल्फाबेट को, मतलब कि जो पहला पहला वर्ड अल्फाबेट है उनका ले लिया गया। तो एल से हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। एच से होता है हार्डवेयर, ई से होता है इन्वायरमेंट, और एल से होता है लाइववेयर। तो आपसे अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे कि वो पूछता है कि चेकलिस्ट लेआउट किस में आता है, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, इन्वायरमेंट में, लाइववेयर में, इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप एक बार पढ़ लोगे आपको याद रहेगा। अब इसमें पूछता है कि इसमें मेन इंपोर्टेंट कौन है जो तीनों मॉडल या चारों मॉडल से कनेक्टेड है, जिसपे इन चारों का अफेक्ट आता है। तो वो पूछता है कि व्हाट इज द सेंट्रल ऑफ द सिस्टम, ये सेंट्रल ऑफ द सेल मॉडल कौन वो फैक्टर है या फिर इसमें कंपोनेंट है। यहाँ पे चार एल। कंपोनेंट है, ठीक है ना, सेल में। तो उसमें क्या है, एल वाला, एल इसका सेंट्रल फैक्टर होती है या कंपोनेंट होती है। तो ये आपसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। सर थोड़ा जूम करो ना पीडीएफ। इससे ज्यादा करूंगा तो दिखेगा भी तो नहीं, रुको। अच्छा वो मैं फिगर बना रहा हूँ ना, साइड में बुक नहीं रखते हो क्या? साइड में रख लिया करो, है सर है। है ना। ठीक है, तो उसमें साइड में देख लिया करो। बाकी जो फिगर बना रहा हूँ वही बना रहा हूँ जो आपके बुक में दिया हुआ है ना, ठीक है। तो SHEL हो जाता है। तो हम देख रहे हैं अगर सॉफ्टवेयर में कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए, है ना, डिस्क्रिपेंसी या फिर डेफिशिएंट आ जाए, कोई कमियां आ जाए, तो कंफर्म है ये लाइववेयर को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। मीन्स कि आपके परफॉर्मेंस खराब होगा। हार्डवेयर आप सही नहीं यूज करो फिर भी आपके परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी, आप गलती करोगे। इन्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा फिर भी आप खराब करोगे। लाइववेयर लोगों से आपका जो इंटर रिलेशंस है वो सही नहीं होगा, मैनेजर का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट, प्लानर्स नहीं सही मिले, सुपरवाइजर सही ना मिला, तो भी आपका कंफर्म है कि वो प्रेशर आपसे बनेगा बनेगा, कुछ ना कुछ आप गलतियां करोगे। तो कंफर्मली ये चारों जो कंपोनेंट है ना, ये एक ही को अफेक्ट करते हैं जो कि लाइववेयर है। इसलिए लाइववेयर को सेंटर में रख दिया गया है, क्योंकि ये चारों के द्वारा अफेक्टेड है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो डेफिशिएंट में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर में ये जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो, जो प्रोसीजर रूल है वो सही ना हो, जैसे कि बैडली रिटन मैनुअल है, मिस इंटरप्रिटेशन है मैनुअल का, तो इस तरह से आपके पास टूल ही ना हो या फिर सही तरीके के टूल ना हो, एयरक्राफ्ट डिजाइन फॉर मेंटेनिंग वो भी ना सही हो, अनकंफर्टेबल वर्क प्लेस हो, हैंगर में स्पेस ही ना हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, इस तरह से। और लोगों के साथ रिलेशनशिप, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मैन पावर,
तो लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो बुरी हो वो भी मैटर करता है। शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, आपके पास अप्रोप्रिएट लोग ही नहीं है, जितना नंबर ऑफ पीपल चाहिए या मैन आवर चाहिए आपको उतना मैन आवर मिल ही नहीं रहा है। लैक ऑफ सुपरविजन, कोई सुपरवाइजर है नहीं आपके पास, बस ऐसे आप फ्रेशर हो तो वैसे ही फंस जाओगे ना काम में, कर ही नहीं पाते हो। तो एक सुपरवाइज करने के लिए होना चाहिए टास्क में ना, जो क्रिटिकल साइड हो। इजी टास्क तो आप आराम से कर ले जाओगे। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मैनेजर्स, सब मैनेजर से आपका कोई सपोर्ट ही नहीं है, वो सपोर्ट ही नहीं करे। तो ये सारा फैक्टर है ना जो कमियां हैं इस मॉडल की। अगर कमियां होंगी तो कहीं ना कहीं हमारा एरर या फिर जो इंसिडेंट या एक्सीडेंट कहते हैं वो रहता है। एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को 2 पॉइंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। असिस्ट हिज परफॉर्मेंस, अपने ये सोच के रखना कि हाँ हमें जो काम कर रहा हूँ ना वो सही करना है, ठीक है। रेस्पेक्ट हिज लिमिटेशंस, लेकिन जो आपके लिमिटेशंस है उसकी भी रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है। कि अगर मुझे आता है कि ये चीज मुझे नहीं आ रहा या फिर मैं इसमें कमियां कर सकता हूँ या फिर गलतियां कर सकता हूँ तो उसको छोड़ना ही है आपको। वो नहीं आता है तो उसमें अपना ज्यादा सोर्स नहीं देना है, फोर्स नहीं देना है अपने दिमाग को कि नहीं इसको करके ही जाओ, नहीं आ रहा है तो आप छोड़ना ही है। तो असिस्ट इस परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करो, बढ़ाओ, अच्छा करो, अच्छा करने की कोशिश करो। एंड रेस्पेक्ट हिज लिमिटेशंस, ये ध्यान देना जरूरी है। अगर इन दोनों पॉइंट पे आप फोकस नहीं करते हो तो कंफर्म आप क्या करते हो, कोई एरर क्रिएट करते हो, मेमेक एरर। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। फिर दो फैक्टर्स यहाँ पे थी, हम लोगों ने बात किया था कि सबसे पहले 1940 में आपका क्या हुआ था, आईएटीए ने, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जब रिव्यू किया तो उसको पता चला, नहीं इससे पहले एक रिव्यू थी ये वाला, इसका कोई नेम नहीं दिया गया है। 1940 में एक रिव्यू किया गया था ना, तो 1940 में जब रिव्यू किया गया था तब पता चला कि 70% जो एक्सीडेंट है ना वो ह्यूमैन की वजह से है, मतलब कि लाइव वेयर की वजह से है, ठीक है। एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट मैन परफॉर्मेंस की वजह से ही है, इसलिए ह्यूमैन एरर कहा गया है ना। बाद में जब आईएटीए ने इसको 35 साल बाद मतलब कि 1975, फिर 1975 में देखा तो इसमें कोई भी रिडक्शन मिला ही नहीं था। दे फाउंड देयर हैड बीन नो रिडक्शन इन ह्यूमन एरर कंपोनेंट ऑफ एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि जो भी ग्राफ इनको मिला वो वैसे ही कि वैसे ही रहा। 1940 में भी 70% एक्सीडेंट ह्यूमन एरर की वजह से हो रही थी और यहाँ पे भी ह्यूमन की वजह से भी एरर थी। तो इनको फिर सोचना पड़ा कि हमें कुछ तो लाना ही पड़ेगा, तो उस कुछ लाने की वजह से आपका ये ह्यूमन फैक्टर आ गया। फिर पढ़ाना जरूरी हो गया, ट्रेन करना जरूरी हो गया, सारे रूल प्रोसीजर जो भी इकाओं ने है उसने बदल दिया। बाद में यासा इसमें यूएसए है, यूएसए ने क्या किया, 1986 में 93 एक्सीडेंट का रिव्यू किया तो उनको ये परफॉर्मेंस है, ये फिर डेटा मिला कि हमें 33% एक्सीडेंट केवल पायलट की गलती की वजह से मिला, मतलब कि उन्होंने एक्चुअल जो प्रोसीजर था ना उनको फॉलो ही नहीं किया, इसकी वजह से 33 एक्सीडेंट हुआ। इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये है, आपको ये याद रखना है कि 12% एक्सीडेंट की रीजन हम लोग थे वहां पे, मतलब कि रेशियो ना। हम लोग थे। हाँ, अगर आप 100% एक्सीडेंट कह रहे हो तो उसमें 12% एक्सीडेंट केवल ह्यूमन की वजह से था या मेंटेनेंस वाले पर्सन की वजह से था, और पायलट की वजह से ज्यादा था, 33% था। लेकिन थोड़ा थोड़ा जब टाइम बीतते गया, ठीक है ना, तो जब 1998 में पूरा ग्लोबल एक रिव्यू किया गया 1980 से 1996 इनके बीच का, तो आप उसमें यूके ने किया था ये वाला, ठीक है, रिव्यू। जब इन्होंने किया उसी तरह से दोबारा से, और मेरे ख्याल से ऊपर वाला रिव्यू यूएसए ने किया है ना, यूएसए ने किया 1986 में। यूके शाह ने देखा, मतलब कान ने देखा 1998 में 621 ग्लोबल एक्सीडेंट। अब देख रहे हो कितना ज्यादा एक्सीडेंट है, मतलब कि कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, कितना सारे एयरक्राफ्ट टूटे पड़े। और कितने किन के बीच में, केवल 80 टू 96 मीन्स आप देख रहे हो केवल 16 ईयर है ना, केवल 16 ईयर के बीच में 621 एक्सीडेंट हुए हैं, 621। तो जब इन्होंने यूके का ने जब इन्होंने रिव्यू किया तो आप हमें पता चला कि उसमें मैक्सिमम एक्सीडेंट केवल मेंटेनेंस और रिपेयर की इशू की वजह से, मतलब कि पायलट वाला जो दिक्कत था ना वो हमारा थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि हम लोग पायलट को सीआरएम करा रहे थे,
क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये पायलट का एक मैनुअल होता है, उन्हें ह्यूमन फैक्टर ट्रेनिंग लाइक उसी तरह से होता है। सीआरएम क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट ये करा रहे थे, लेकिन मेंटेनेंस वालों के लिए नहीं था। फिर इनको मेंटेनेंस वालों के लिए सोचना पड़ा। फिर आपका आया एमआरएम, मेंटेनेंस रिसोर्स मैनेजमेंट। बाद में इन्होंने मेंटेनेंस वालों के लिए सोचा था। तो फिर इन्होंने देखा कि अब जो एक्सीडेंट हुए हैं, अगेन द एरिया मेंटेनेंस और रिपेयर ओवरसाइट एरर इनएडिकेट फीचर इज टॉप ऑफ 10 प्राइमरी कॉज ऑफ फैक्टर। सबसे ऊपर था, यही सबसे प्राइमरी कॉज था, टॉप ऑफ में यही था। तो फिर उनको लगा कि हाँ वो चीज़ है, दिक्कत है, अभी पढ़ाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। उसी तरह सब एग्जाम्पल लेते हुए या आपको समझा रहा है ये चैप्टर कि कुछ एग्जाम्पल से वो समझाने की कोशिश करता है कि हाँ क्या क्या वजह थी या फिर क्या क्या चीजें बदली हुई थी, उनको थोड़ा सा देखना है आपको। तो पहला एक्सीडेंट का ये जो एग्जाम्पल लेते हैं वो आपका एक्सीडेंट है 1988 में हुआ था, जिसे हम लोग एलोहा फ्लाइट 240 बोलते हैं, है ना। आपको देखो एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट का रिव्यू अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। आर्टिस्ट राजे करके एक चैनल है, काफी अच्छा बनाता है ये, आप देख सकते हो। 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर भी है इसके पास। हिंदी में ही रिव्यू बनाता है, हर एक एक्सीडेंट का रिव्यू वो अच्छे से ग्राफिक्स यूज करके बनाता है, आप देख सकते हो। तो इसमें यह था कि जो एक्सीडेंट हुआ, इसमें जो आपका अपर कैबिन स्ट्रक्चर था ना फ्यूजलाज का, 18 फीट उड़ गया ऊपर से ही। कितना हजार फीट पे था एरोप्लेन आपका, इसमें आई थिंक लिखा होगा, मेंशन नहीं किया है इसमें। सडनली 18 फीट अपर कंस्ट्रक्शन 7 इन ड्यू टू 7 एक्सीडेंट नहीं मेंशन किया है इसमें, बताया ही नहीं इन्होंने। तो ये जब ये फ्लाइंग हुई तो पता चला कि जब वो प्रेशराइज्ड हुआ एयरक्राफ्ट, तो अपर कैबिन में 18 फीट फ्यूजलाज टूट गई, उखड़ गया पूरा ऊपर से। ये स्ट्रक्चर फेलियर था, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत ये थी कि यहाँ पे 2 इंजीनियर्स थे, ठीक है। एक 22 ईयर एक्सपीरियंस थे और एक 33 ईयर एक्सपीरियंस थे, ठीक है ना। एक ये दोनों ही चीफ इंस्पेक्टर थे जो कि वगैरह इंस्पेक्शन करने वाले थे। इनको इंस्पेक्शन दिया गया था रिबिट का, फ्यूजलाज के रिबिट का इंस्पेक्शन करो, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में जो इंस्पेक्शन किया था वो एक सही तरीके से किया ही नहीं था, ठीक है। जब ये लोगों ने इंस्पेक्शन किया, इनको कोई क्रैक ही नहीं मिला। और आप इसके रिव्यू देखोगे और बाद में फ्लाइट में जब जो, क्योंकि कोई मारा नहीं इस फ्लाइट में, बस एक कैबिन क्रू, क्योंकि आपको पता होगा कि कैबिन क्रू के सीट ना पैसेंजर के साथ में नहीं होती है, कुछ वो साइड साइड से अटैच्ड होती है एक तरह से, उसमें फ्यूजलाज में उनकी सीट। और जो पैसेंजर्स की सीट होती है ना, वो एक ट्रैक पे होती है जो फ्यूजलाज के बेस पे होता है, मतलब कि नीचे फ्लोर पे। और उनका सीट थोड़ा सा अलग टाइप का है ना, फ्यूजलाज से कनेक्टेड है, तो इसकी वजह से वो फ्यूजलाज के साथ ही उड़ जाती है आसमान में, ठीक है। तो बस एक ही गायब हुई थी कैबिन क्रू, बाकी सारे बच गए थे। किसी को कोई चोट वगैरह लगी थी, उतना सीरियस भी नहीं था किसी का, किसी को ऐसा नहीं था कि कोई मरने के लायक था, ऐसा नहीं था। तो सेफली लैंडिंग इन्होंने, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कर लिया, सबको बचा लिया, ठीक है। बहुत रिस्की था पायलट के लिए काम, लेकिन खैर सब लोग कोई बच गया था। लेकिन जब इन लोगों ने पोस्ट एक्सीडेंट एनालिसिस किया तो पता चला कि 240 क्रैक थे, 240 क्रैक पहले से मौजूद थे। मतलब जो भी आपका एजेंसी होती है, ठीक है, वो टेस्ट करती है, चेकअप करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो उनको पता चला कि 240 क्रैक थी, ये पॉसिबिलिटी थी। तो केवल ये प्रॉब्लम नहीं था कि वो एक्सीडेंट उन एरो, अब कहा जा सकता है कि 22 ईयर एक्सपीरियंस 33 एक्सपीरियंस इंजीनियर कैसे गलत कर सकता है। तो आपको इसीलिए ये समझाया जाता है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक्सपीरियंस हो तो हम गलतियां नहीं कर सकते। कंफर्म है कि हमसे कोई ना कोई गलती हो सकती है, और क्या पता वो इतना बड़ा एक्सीडेंट का रूप ले ले, कोई सोचा भी नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी थी कि उस समय जो एयरलाइनर थे ना, उस समय जो अथॉरिटी वगैरह हुआ करती थी कंट्री के, वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हुआ करती थी, इसीलिए तो इतने एक्सीडेंट होते थे। स्ट्रिक्ट नहीं था रूल को लेके, उसके वजह से ये लोग 25 ईयर एयरक्राफ्ट को भी कॉमर्शियल में उड़ा रहे थे। ये 25 ईयर एयरक्राफ्ट हो गया था। आपको पता होगा कि 25 ईयर तो लास्ट एज ही है, ये तो खत्म है। 25 ईयर एज होती है आपका उसका कार्गो की, कार्गो प्लेन 25 ईयर्स के बाद फ्लाई नहीं किया जाता, अगर जनरल में आप देखो तो 25 ईयर एज मानी जाती है। और आपका एक कॉमर्शियल की एज मानी जाती है 20 ईयर। लेकिन फिर भी एयरलाइनर अभी भी यूज करते हैं, मेरे ख्याल से इंडिया में भी यूज होता है। जैसे एयर इंडिया सबसे पुरानी वाली एयरक्राफ्ट यूज करती है, उसके पैसेंजर्स इसीलिए कम हो गए। मैक्सिमम तो ये हुआ क्योंकि लोगों को वहां पे सेफ्टी नहीं दिखी।
इंडिगो में, और इंडिगो ने सबको खींच लिया। क्यों? 50% शेयरिंग। पूरा एयर इंडिया सबसे अच्छा था, इंडिगो ने उनको तोड़ के रख दिया, मतलब कि कहीं के ना रहे वो लोग। ठीक है, एयर इंडिया के पास कुछ भी नहीं बचा। बहुत सारी वजह हैं, अगर आप फैक्टर्स गिनोगे ना तो बहुत सारी वजह हैं एयर इंडिया के पास जिसकी वजह से वो बर्बाद हुई। ठीक है, अभी इंडिगो 50% शेयरिंग, अगर आप सर्च करोगे तो 51% शेयरिंग पे है, केवल डोमेस्टिक शेयरिंग में है। अगर 100 पैसेंजर अगर उड़ रहे हैं ना आपके इंडिया में, तो उसमें से 51 से 52 पैसेंजर केवल इंडिगो से फ्लाई करते हैं। अब बाकी 50 मतलब 48 पैसेंजर बच रहे हैं ना, बाकी के 48 पैसेंजर डोमेस्टिक फ्लाइट में अदर एयरलाइंस में फ्लाई करते हैं। अभी भी सेकंड नंबर पे है एयर इंडिया, ठीक है, जिसके पास 12% मार्केट शेयर है डोमेस्टिक में। तो 12% कहाँ 51%, कुछ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई बीट ही नहीं कर सकता इंडिगो को आज के समय में, सबसे आगे है। तो इंडिगो इसलिए सेफ्टी में भी आगे है थोड़ा सा, और ये है कि प्राइस इसके लिए कम है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपको कोई बिजनेस क्लास इकोनॉमी क्लास देता नहीं है, ये हर एक पैसेंजर्स को नॉर्मल देता है जैसे बस में होता है। किसी को कोई एक्स्ट्रा प्रोवाइड खाना नहीं मिलेगा, मील नहीं मिलेगी। और अदर एयरलाइन में है तो उनमें बिजनेस क्लास है, फिर इकोनॉमिकल क्लास है, अलग अलग जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग बना के रखा है। तो वो काफी फैसिलिटीज देते हैं, इसकी वजह से काफी ज्यादा चार्ज भी करते हैं, वो मील का भी ज्यादा चार्ज करते हैं। इंडिगो उतना करता ही नहीं है, वो बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए उन्होंने क्या किया इंडिगो ने, कि जो कम पेमेंट कर पाए, मतलब कि मीडियम क्लास वाले भी जो लोग हैं उन पे ज्यादा फोकस किया। इन लोगों ने रिच लोगों पे ज्यादा फोकस किया, इसीलिए ये पीछे चले गए। और ये आज भी अगर करे, कोई भी एयरलाइन करे, केवल मीडियम पे फोकस कर ले या मीडियम से नीचे भी फोकस कर ले, तो ये भी एयरलाइन काफी पैसेंजर्स टेक कर पाएगी और इनका मार्केट शेयर काफी बढ़ेगा। लेकिन ये लोग करते नहीं है, इनके पास काफी अच्छा है इसलिए सबसे ज्यादा है, और उसे बीट करना मुझे नहीं लगता है कि 30 to 35 ईयर्स तक कोई उसे बीट कर सकता है। अभी तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि 50% मार्केट शेयर होना ब्रांड है उसकी, उसको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी मेहनत कर ले। और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ी, अगर आप मेरे से पूछोगे तो अगर मैं सही हूँ तो 2005 में इंडिगो आई थी, अगर मैं सही हूँ तो 2005 या 2010, यही है इसमें आई थी इंडिगो आपका। और सोचो सब फेल हो गए, कोई नहीं बचा उसके सामने, उसकी स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी है। फिर एक एक्सीडेंट हुआ BSC 111, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो किया हुआ था कि यहाँ पे विंडशील्ड बदलना था, तो जो SMM था, मतलब शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर, ये नाइट शिफ्ट में काम करते थे, ठीक है ना। इन्होंने काम बहुत पहले किया हुआ था। एक मिनट आप रुकना। तो ये जो SMM थे ना, इनके पास सीट इन्होंने विंडशील्ड, यहाँ पे जो BSC 111 की जो फ्लाइट थी, फ्लाइट 5390 है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि आपको विंडशील्ड बदलना था, और इमरजेंसी थी कि क्योंकि मॉर्निंग में फ्लाइट थी उसकी, तो जाना ही जाना था उस एयरप्लेन को। तो अब टाइम कम था, तो शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर ने सोचा कि अभी तो ये जॉब उनके पास था, जो भी लाइन वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे दे दो, मैं कर लूंगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि मैं ही कर लूँ, ये बहुत एक्सपीरियंस इंजीनियर थे, पहले काम कर चुके थे काफी, लेकिन इन्होंने सोचा कि ठीक है मैं कर देता हूँ, अगर इमरजेंसी है तो। इन्होंने शिफ्ट ले लिया, इनका शिफ्ट नाइट में था, अब नाइट में ही काम करना था इनको। अब इन्होंने गलती क्या करी कि यहाँ पे 90 बोल्ट थे। हेलो, सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है शायद। एक मिनट, वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है, अब हो रही है। हाँ सर, हो गई हो गई हो गई हो गई। हाँ, 5 मिनट या 4 मिनट छोड़ने पे ना वो थोड़ा सा स्टॉप होता है। तो क्या हुआ था बस कि बस एरिया दिख रहा है कि कहाँ हाईलाइट करना है और कुछ नहीं दिख रहा है। रीडिंग तो बिल्कुल नहीं हो पा हाईलाइट, रही है स्क्रीन में।
कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं, बस No, स्क्रीन दिख sir. रही है ओनली, और पोजीशन क्या है यहाँ पे हाईलाइट करना, बस उतना हाईलाइटिंग दिख रहा है कुछ। रीडिंग तो अवेलेबल है ही नहीं, रीडिंग ऑप्शन तो। सर थोड़ा जूम अच्छा, कर दो। प्यार है क्या? यस यस। इसको ना पोर्ट्रेट कर लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है, पोर्ट्रेट। हम्म, पोर्ट्रेट कर लीजिए डिस्प्ले को, बेटर सीन आएगा। हाँ मैं ट्राई करता हूँ, रुको एक सेकंड में कर लेता हूँ। अच्छा आरिफ जी, ये एक्सीडेंट से क्वेश्चन बनते हैं क्या? नहीं, वो बस समझाने के लिए दिया है थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नॉर्मली बना ना। था उधर से। हम्म, अभी दिख रहा है क्या? यस सर। चेक। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसको आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना। इसमें एक एक्सीडेंट है जिससे थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम मैं बता देता हूँ। ये वाला बोइंग 777-400 सफर्ड लॉस ऑफ द इंजन, ठीक है। ये लुटॉन एयरपोर्ट थी जहाँ पे ये बोइंग 737-400 का ये वाला एक्सीडेंट हुआ था। इसमें क्या था कि एचपी रोटर ड्राइव कवर था जो कि सही तरह से फिट नहीं किया गया था, ठीक है ना। इसकी वजह से जब फ्लाइट होती है ना तो वो ऑयल लीक करने लगती है, तो इमरजेंसी फिर से लैंडिंग किया जाता है। मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं था, इंसिडेंट ही था। तो जब इन्वेस्टिगेट वगैरह किया गया तो पता चला कि इनमें कि यहाँ पे जो आपका रोटर ड्राइव है ना वो फिटेड ही नहीं था, ठीक है ना। तो ये दिक्कत थी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बोइंग 737 डबल इंजन ऑयल प्रेशर लॉस में क्या इशू था। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि हाई प्रेशर रोटर, जिसे कहते हैं एचपी, मतलब कि हाई प्रेशर रोटर ड्राइव कवर हैड नॉट बीन फिटेड। एक्चुअल में इतना आपको करना है, बाकी कुछ इसमें करना है। अब एक आता है एरर चैन, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये है कि ये वाला जो चैन है ना, पहले तो इन्होंने लिखा है, इनके डेफिनेशन दे दिया है कि इफ वी कैन ब्रेक जस्ट वन लिंक ऑफ द चैन द एक्सीडेंट डज नॉट हैपन। आपका मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, क्रू है, एक्सीडेंट, ठीक है ना। आपकी लिंक बनती जाती है, जैसे कि मैनेजमेंट से कोई मिस्टेक हुआ, वो मिस्टेक मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट अगर फाइंड आउट कर लिया तो चैन टूट जाएगी। और अगर फाइंड आउट नहीं कर पाया तो वो क्रैक आगे बढ़ेगी, कंफर्म है। क्रू आएगा, अगर क्रू को वो इन फ्लाइट जो प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कंफर्म है वहां पे वो रुक जाएगा, नहीं फ्लाई करेगा। लेकिन जब ये फ्लाई कर जाएगा तो कंफर्म है कि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहता है कि अगर आपका लिंक टूटे ना तो एक्सीडेंट तो हो जाना है या फिर इंसिडेंट हो जाना है। अगर लिंक टूटे, चाहे मैनेजमेंट में या क्रू में, या फिर मैनेजमेंट ही वो लिंक तोड़ दे, मैनेजमेंट ही सारी चीज सही करे, तो एक्सीडेंट तो होगा ही नहीं। तो ये एक एरर चैन है, बस डेफिनेशन याद रख लेना है आपको। अब एक इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, मर्फी लॉ। ये आप इसको मार्क करना, इस चैप्टर में सेल और मर्फी लॉ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, टॉपिक है जो कवर करना है आपको इस चैप्टर से। हमेशा पूछता रहता है कि मर्फी लॉ क्या है, तो पहले तो ये याद रखना है मर्फी लॉ में कि ये वाली लाइन पूछी जाती है, एग्जैक्ट यही मीनिंग, उसमें और कोई भी मीनिंग आएगा ना तो उसे आप गलत ही मानोगे, ठीक है ना। इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल, ये वाला लाइन, अगर कुछ भी गलत हो सकता है तो वो सामने रिजल्ट में आएगा। इसका मीनिंग ये है
कि अगर कुछ भी गलत हो सकता है तो वो सामने रिजल्ट में आएगा। अगर आज आप कुछ गलत कर रहे हो तो कंफर्म है कि सामने वो अभी जस्ट आपको नहीं मिल रहा है, कुछ टाइम बाद वो रिजल्ट में दिख जाएगा कि हाँ आपने ये गलती करी है। इन्होंने बताया कि टेंडेंसी देयर इज ए मैन बीइंग ये पेज नंबर कौन सा, टेंडेंसी पेज नंबर? 12 है, लास्ट है इस 12। चैप्टर का, इस चैप्टर। तो कंप्लेसेंसी इन्होंने लिखा है कि ह्यूमन बीइंग और टुवर्ड कंप्लेसेंसी द बिलीफ that an accident will never happen to me or to my company can be a major problem when attempting to convince individual or organization of need to look at human factor issues, recognize risks and need to implement improvement rather than merely to पे लिप सर्विस टू ह्यूमन फैक्टर्स। इन्होंने ये समझाया कि ये लोगों का बिहेवियर होता है कि जब वो थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं या फिर फील्ड में थोड़ा ज्यादा रह लेते हैं तो उनके पास ये हो जाता है, इस तरह का एक बिलीफ आ जाती है कि मेरे से तो कभी नहीं होगा गलती, और अगर मैं कंपनी रन कर रहा हूँ और मेरे कंपनी में कभी गलती हुई नहीं, एक्सीडेंट इंसिडेंट कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं बोलूंगा तो ये मेरे पास बिलीफ है, नहीं कभी नहीं होगा। तो इस तरह का बिलीफ आ जाती है, इसे बोलते हैं कंप्लीसेंसी। क्योंकि ये जो बिलीफ है ये पूरा तरह से गलत है, ये आपको ये प्रूव करता है। क्योंकि यहाँ पे 33 ईयर्स वाले जो इंजीनियर्स थे उनसे भी गलती हुई। एक रिसेंटली में एग्जांपल ह्यूमन फैक्टर का ये एरर, मैं नहीं मानता हूँ ह्यूमन फैक्टर का एरर, वहां पे रनवे का भी इशू था, लेकिन एक एग्जांपल अगर कोरिलेट कर पाओ तो आप समझोगे। कोझीकोड में जो एक्सीडेंट हुई थी, शॉर्ट रनवे हिल एरिया होता है ना, वहां पे जो पायलट होते हैं ना, एक्सपीरियंस्ड पायलट होते हैं। बस वहां पे पायलट का ही इंतकाल हो गया, मतलब कि एक्सपायर हो गया था, बाकी सारे कोई बच गया था। आपको पता है ना, नोज टूट गई थी, वो हिल में जाके गिर गया यस सर। जस्ट अभी, मतलब कि आपके हाँ 2021 के आसपास हुई थी। तो उसमें भी यही था ना, स्किड कर गया था शायद एरोप्लेन। तो ये जो छोटा सा रनवे होता है ना, हिल एरिया, यहाँ पे ना पायलटों को अलग से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है। हर पायलट शॉर्ट रनवे पे टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर पाएगा, और खास करके जो छोटे अभी रिसेंट पायलट हैं जिनकी जर्नी शुरू हुई है, वो पूरी टेक ऑफ ही लेते हैं, मतलब कि पूरी रनवे ही यूज करते हैं, और वो शॉर्ट रनवे पे टेक ऑफ कर ही नहीं पाएंगे। तो शॉर्ट रनवे पे जैसे कि हिल एरिया हो, स्पेशली हिल एरिया के लिए डीजीसीए का रेगुलेशंस भी है कि वहाँ पे अलग से एक्सपीरियंस मांगता है, वहाँ पे पायलट को ट्रेन किया जाता है। अब वो जो इंजीनियर थे, मतलब वो जो पायलट थे जिन्होंने लैंड किया था, उन्होंने ऐसे रनवे पे काफी बार कर लिया था, मतलब कि वो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर पायलट थे, लेकिन फिर भी उनसे गलती हो गई। अब पता नहीं उनकी गलती थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल जो रिपोर्ट आती है ना वो कंफर्म नहीं होती है, वो केवल पॉसिबिलिटियां बताती हैं कि या तो ये गलती थी या फिर स्किड था, जो भी था। क्योंकि एक्चुअल में तो हमें पता नहीं हुआ क्या था, क्योंकि हम लोग केवल पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि कितनी एरर की वजह बन सकती थी वहां पे, बस इतना ही होता है। तो ये कॉम्प्लेसेंसी एक होती है कि लोगों को ये बिलीव आ जाता है कि मैंने तो, जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, काफी लड़के कुछ हाथ छोड़ के चलाते हैं फिर मजे कर रहे होते हैं, कुछ लोग राइडर भी हैं ना, तो पता चलता है कि कुछ अभी तो बहुत मजे मिल रहे हैं, बाद में कुछ टाइम बाद वो एक्सीडेंट भी कर लेते हैं और बहुत बुरा हो जाता है, फिर वो कभी कर भी नहीं पाते। तो ये यही वाला प्रॉब्लम है, वो सिक्योरिटी भूल जाते हैं अपनी। तो लोगों का ये बिलीफ है, और ये बिलीफ के चक्कर में ना वो अपनी सिक्योरिटी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट हो जाता है। काफी लोगों के पास तो ऐसे और होता था कि अरे मैंने इतना साल किया, इतना साल चलाया, इतना साल इस तरह से ड्राइव किया, कभी कुछ हुआ नहीं, तो आज क्या हुआ, जस्ट उसी दिन हुआ, जस्ट मैं बता रहा हूँ उसी दिन उनके साथ बुरा हुआ। तो ये चीज होता है, इसको बोलते हैं कम्प्लीसेंसी। तो ये कहता है मर्फी लॉ कि आप बोलने से ज्यादा ना करके दिखाओ। ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने जो भी इश्यूज हैं, जो भी एरर हैं, उनको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशंस कर रहा हूँ, केवल बकना नहीं उसे आना चाहिए। वो लिप सर्विस ना करे, लिप सर्विस मतलब केवल आप बोलते हो, ऑर्गेनाइजेशन बस आके डॉक्यूमेंटेशन दिखा देती है, जैसे नहीं होता है यहाँ पे इंडिया में, डॉक्यूमेंटेशन ही तो होता है इंडिया में ना। वो पहले ऐसा डीजीसी आएगा तो पहले वो एक्चुअल चीजें नहीं देखेगा, वो पहले पूछेगा अपने कागज दिखाओ, उसको पहले कागज ही चाहिए, कागजी कार्रवाई हो गई है कि नहीं हो गई है। हाँ, कागज में सारी चीज सही है ना, एक्चुअल में पता नहीं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो किसी को नहीं पता। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट वैसा ही है, इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे सबको उल्लू ही बनाया जाता है ना, धोखेबाजी ही करी जाती है ना। तो वही चीज है हर जगह, मतलब पूरे इंडिया में तो वैसे ही चलता है लगभग। तो कोई एक्चुअल रूल नहीं है, बस कागज कर रहे होते हो, और एक्चुअल में जो काम हो रहा है तो वहां पे कुछ अलग ही खेल है।
इंडस्ट्री में जाओ वहाँ पे अलग ही खेल है, एविएशन में आओ वहाँ पे अलग ही खेल है। तो वही लोग बोलते हैं ना कि यार रियलिटी बताओ ना फील्ड में क्या है, क्योंकि जो लोग एक्चुअल में कर चुके हैं वो लोग बताते हैं कि हाँ एक्चुअल में रियलिटी क्या है, कि फील्ड की क्या है। तो वो ये कहता है कि केवल लिप सर्विस ना करो, लिप सर्विस में केवल बोलना ही नहीं, बोलने में ये भी इंक्लूड है कि आप का डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, आपने एसएमएस कर लिया, हर एक चीज कर लिया, लेकिन एक्चुअल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो आपके पास सच में सेफ्टी है कि नहीं है, बस आपने सारी चीज इम्प्लीमेंट करके रखी है, आपके पास यूज ही नहीं करना आता है। जैसे कि मैंने रख दिया फायर एक्सटिंग्विशर, आपके टेक्नीशियन को आता ही नहीं है यूज करना, क्या मतलब है फिर? तो वो लिप सर्विस से तो हुआ। इस तरह का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। This might help overcome the "it will never happen to me" belief that many people hold. It is not true that accident will happen to people who are irresponsible. कहता है कि आपके पास भी अगर इस तरह से कोई कॉम्प्लिसेंसी वाला फैक्टर आ रहा हो तो इसको कम करने का एक तरीका होता है कि आप मर्फी, फिर आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ सच में कि हाँ ये हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं इतने साल का हूँ तो मेरे से गलती नहीं होगी, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है तो मेरे से गलती नहीं हो सकती है, चाहे मेरे साथ या फिर मेरे कंपनी के साथ में। तो इट विल नेवर हैपन टू वाला जो मेरे पास बिलीव है ना, इस तरह का बिलीफ हमें कॉम्प्लिस करेगा, और कॉम्प्लिसेंसी क्रिएट करेगा तो हम सिक्योरिटी अपनी खो देंगे। क्योंकि इन्होंने इसलिए आपको ये एग्जाम्पल दिया, वो बोल रहा है कि मैंने इस बुक में इसीलिए आपको एग्जाम्पल दिया, और आपने देखा कि वहां पे केवल ऐसा नहीं था कि जो इररिस्पॉन्सिबल या फिर स्लोपी लोग थे, जो बड़े लेजी टाइप के होते हैं, उतना प्रोसीजर रूल्स पे ध्यान नहीं देते हैं, शॉर्टकट में उनको ज्यादा अच्छा लगता है, शॉर्टकट को बोलते हैं कटिंग कॉर्नर करना, वो उस तरह से जल्दी करके काम निकल जाते हैं। तो केवल ऐसे लोग नहीं थे वहां पे, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन थे जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी थे, अच्छा काम, लेकिन फिर से गलती तो होने वाली है, अच्छे लोगों से भी होंगी, बुरे लोगों से भी होंगी, जो एक्सपीरियंस पर्सन है उससे भी होगा, जो अनएक्सपीरियंस है उससे भी होगा। तो ये वाला बिलीफ कभी नहीं लेके चलना है जो कॉम्प्लिसेंसी को हैपन टू मी इस तरह बिल्कुल नहीं बनाना है। पढ़ लेना अच्छे से। सर नेट इशू है। स्क्रीन शेयर नहीं होती। हेलो, सर सर वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही वॉइस में भी प्रॉब्लम है सर। सही है क्या अभी? हेलो, नो सर। अभी भी कट रहा है क्या? यस सर। एक मिनट रुको। बस हमने 100 मीटर के अंदर में बस रूम चेंज किया है। हेलो। अभी वॉइस आ रही है? हेलो, यस सर। यस सर, आ रही ठीक। है। अब ना चैप्टर 2 आपको परफॉर्मेंस
और लिमिटेशंस के बारे में स्टडी करनी है। अब परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस में आती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को लिमिट कर रहे हैं, तो उन परफॉर्मेंस को और लिमिटेशंस को देखना है। तो सबसे पहले इसमें आता है मेन जो आपको पढ़ना है आई, ठीक है, आपकी आई साइड कैसी है, फिर हियरिंग आपकी कैसी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। पहले इनसे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हो सकते हैं, इशू हो सकते हैं आपके साथ, उनको देखना है। फिर आपके माइंड लेवल की बातें होंगी, मतलब कि मेमोरी के बारे में बातें होंगी, माइंडसेट क्या है, परसेप्शंस क्या है, सिचुएशन अवेयरनेस क्या है, क्लास्ट्रोफोबिया क्या है, फियर ऑफ हाइट क्या है, उस तरह की बातें हम लोग सारी चीज देखेंगे। इन्वायरमेंट का किस तरह से फैक्टर्स है। तो सबसे पहले आपको आई और एयर के बारे में ही देखना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, और मतलब कि आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा आई की टर्मिनोलॉजी अब पढ़नी पड़ेगी, मतलब कि आपको जो बायोलॉजी में नहीं पढ़ा गया था ना, फिर भी उसको यहाँ पे आपको पढ़ाएगा, है ना। तो इस वाले में कुछ नहीं पढ़ना है, ये वाला पैरा चाहो तो पढ़ो या फिर छोड़ दो, ठीक है, किसी काम का नहीं है। बेसिक फंक्शन ऑफ द आई, जिसे हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। ये आपसे एक प्रीवियस में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आई के बारे में जो पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, तो एनाटॉमी में। जो आप बेसिक स्टडी या फिर आई की जिसमें आप स्टडी करते हो ना, उसे एनाटॉमी कहते हैं, इसको याद रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर में आओगे तो हमारे आई के पास जो सिमिलर जिस तरह कैमरा होता है ना, उसी तरह से ये भी है। यहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आइरिस है, ठीक है, फिर लेंस है, और एक लाइट सेंसिटिव सरफेस होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पे ही फिगर बनती है, इमेजेस बनती है, आपने 12th 10th में पढ़ा होगा, रेटिना पे इमेज बनती है। हेलो, हाँ यस सर, यस सर। ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ के रखना है आई के बारे में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे आइरिस है, पीपल है, कॉर्निया है, सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है आई की, ये पूरी कॉर्निया ही होता है। ये लेंस होता है, ये रेटिना होती है, और ये ब्लाइंड स्पॉट है। इधर इमेज बना तो दिखेगा नहीं मतलब आपको, तो ब्लाइंड स्पॉट है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, जो भी यहाँ पे इन्होंने तो इन्होंने पहले ये बताया कि लाइट सेंसिटिव जो सरफेस है वो रेटिना है। जो लाइट एंटर करती है आई में वो किसके थ्रू आती है, कॉर्निया, क्योंकि सबसे पार्ट आई का क्या यही है। तो कॉर्निया के थ्रू ही लाइट जाएगी, ये चीज आपको याद। देन पासेस थ्रू आइरिस, उसके बाद लेयर देख रहे हो, कॉर्निया के बाद कौन सा लेयर है, अब देखो तो ये वाला कॉर्निया, ये वाला आइरिस, आइरिस तो कॉर्निया से आइरिस के थ्रू, लेंस थ्रू, फिर रेटिना पे जाती है। तो वही पूरी लाइन यहाँ पे लिखा है, एंड देन लेंस एंड फॉल ऑन टू द रेटिना। तो ये आपको याद रखना है किस तरह से फ्लो हो रहा है, ये लाइट का एंटरिंग कैसे हो रहा है आपके आंख में। पहले कॉर्निया से आइरिस, आइरिस से लेंस, लेंस से रेटिना, ये अलग अलग लेयर है हमारी आंखों की, ये याद रखना है। अब जो रेटिना होता है जिसपे इमेज बन रहा होता है, उसमें दो तरह के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहां से आप नहीं पढ़े होगे बिल्कुल, रोड रॉड एंड कॉन्स, ठीक है ना। एंड दिस पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाय वे ऑफ ऑप्टिक नर्व टू विजुअल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन, ये लाइन याद रखना है। आपके पेपर में ये पूछा भी है एक बार, ठीक है, कि लाइट सेंसिटिव जो सेल होता है रॉड एंड कॉन्स। हेलो, इसका मीनिंग क्या होगा पूरा पैराग्राफ का? मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो रॉड एंड कॉन सेल है, ये लाइट सेंसिटिव सेल है, ठीक है, जो आपके रेटिना में होते हैं, ठीक है। इनके वजह से ही हमारी जो इमेजेस होती हैं, हम कब दिन में देख सकते हैं, कब कब रात में देखेंगे, एक्चुअल में इनके वजह से ये होता है, ठीक है। रॉड एंड कॉन से, उनके बारे में धीरे धीरे अभी पूरा पढ़ना है। तो अभी आपको पहले इतना समझो कि ये जो लाइट सेंसिटिव सेल हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देते हैं। इम्पल्स मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं, ये किसके थ्रू, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, जो विजुअल कॉर्टेक्स से होकर हमारे ब्रेन में जाती है, जिससे हम लोग एक्चुअल किसी चीज को पहचान पाते हैं। इंट्रोड्यूस कराने का ये तरीका होता है। तो ये लाइन आपको पूरा समझ के रखना है कि हमारे लाइट पास हुई कॉर्निया से लेके आइरिस, आइरिस टू लेंस, लेंस टू रेटिना, रेटिना में होते हैं दो सेल, इन्हीं सेल का काम होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करना, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारा ऑप्टिक नर्व से विजुअल कॉर्टेक्स से होके ब्रेन में जाती है। ये बायोलॉजिकल टर्म है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बस आपको रट जाना है अच्छे से,
ठीक है ना, क्योंकि हम लोग उसके बारे में बिल्कुल पढ़े ही नहीं है। तो अगर बहुत अच्छे से करना है तो फिर हमें बायो करना पड़ जाएगा ना। तो इसलिए अभी यहाँ पे जो चीजें हैं ना उसको आपको याद रखना है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इंटिप्रेट करता है हमारी ब्रेन, तो इमेज को परसीव कर लेता है। परसीव मतलब कि अब आप पहचान लिए एक्चुअल में है चीज का, तो इतना पूरा कहानी होती है, ठीक है ना। अब एक एक पार्ट को पढ़ना है कि लेंस क्या है। ये हेलो, ये जो फिगर के जस्ट पीछे जो 2.2 2.3 इम्पोर्टेंट नहीं है ना? अ, नहीं नहीं, वो तो क्या है? दिया हुआ है वो नहीं नहीं, टॉपिक एक्चुअल क्या उसमें। ना, ये पीक ऊपर फिर रखी हुई है, उसके नहीं पीछे ये एक पैराग्राफ है। नहीं, ये ड्राइव रुको एक बार, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ मैं अपने ड्राइव में। क्योंकि इसमें 2 पैरा और है ना। मैं वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। बस थोड़ा सा क्या होता है ना कि क्योंकि करके वो उसको पूरा करके फिर हमने उसको पीडीएफ में चेंज किया है, तो इसके वजह से वहाँ पे थोड़ा सा इशू आती है। हर जगह नहीं मिलेगा, बस इसी वाले में एरिया में मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। कॉर्निया, तो हम लोग एक एक टर्म टर्मिनोलॉजी को साथ साथ में करेंगे। जैसे कि अभी कॉर्निया के बारे में पढ़ा, फिर हमारा पिपिल है, मतलब कि कॉर्निया है, आइरिस है। जो पिपिल होता है वो लेंस नहीं होता है, मतलब लेंस पिपिल वो साइड पे होता है। सेंटर ऑफ द पार्ट होता है आपका आइरिस का, उसे हम लोग पिपिल कहते हैं। फिर वहां पे लेंस होता है, फिर रेटिना होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था थोड़ा अभी। इसी से डिसाइड होता है कि कितना ज्यादा लाइट एंड या अब उसको थोड़ा सा आपको देखना है। आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना ये चीज? आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। हाँ सर, दिख तो रहा है पर आवाज नहीं आ रहा है। क्या दिक्कत है, नेटवर्क की परेशानी करके रखा पड़ा है। अभी आ रही है क्या? हेलो, हाँ सर। ठीक है। मैंने ये बताया है कि आपका ये जो कॉर्निया है, ठीक है, ये वाला, तो हमने देखा कि कॉर्निया इज अ क्लियर विंडो एट वेरी फ्रंट ऑफ द आई। आई का जो पहला वाला पार्ट है या लेयर है उसे कॉर्निया कहते हैं। और इसे विंडो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहीं से हमारा लाइट एंट्री करता है। तो कॉर्निया एक्ट एज अ फिक्स्ड फोकसिंग डिवाइस। जिस तरह से कैमरे में एक फोकसिंग डिवाइस होती है, उसी तरह से ये एक फिक्स्ड फोकसिंग डिवाइस होता है। तो ये वाला जो वर्ड मैंने बोल्ड किया है ना, उसको आपको याद रखना है कि कॉर्निया का एक फिक्स्ड फोकसिंग डिवाइस है। फोकसिंग इज अचीव्ड बाय शेप ऑफ कॉर्निया बेंडिंग द इनकमिंग लाइट रेज। अब ये फोकसिंग मिलता कैसे है कि हमारा ये कॉर्निया होता है ना, ये लाइट रे को आपके आंख में एंट्री कराती है आइरिस, पिपिल, लेंस से थ्रू, फिर रेटिना, ठीक है। तो ये कितना से कितना परसेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करती है आपकी आंखों में, तो 70 to 80% ऑफ द टोटल ऑफ फोकसिंग एबिलिटी, ठीक है ना। इतना ज्यादा ये फोकसिंग एबिलिटी इसकी होती है। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया है, तो आप इसको साइड में मार्क कर लेना, ठीक है ना। कॉर्निया के बारे में ये 2 पॉइंट इसमें मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, फिक्स फोकसिंग डिवाइस और लास्ट वाला जो लाइन है कि 70 to 80% ऑफ टोटल फोकसिंग एबिलिटी होती है इसके पास लाइट को एंट्री कराने का, ठीक है। वो पॉइंट आपका आया हुआ है 70 to 80% वाला, तो इसको आप याद रखना। रिसेंट में ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। रिसेंट में केवल लेंस और रेटिना से ही आ रहे हैं, इनसे नहीं आ रहे हैं अभी। इस ईयर में तो बिल्कुल मेरे ख्याल से नहीं है ऐसे। अब इसमें देखो आपको याद रखना है क्या, आइरिस एंड पिपल। जो आइरिस होता है ना, वो कलर पार्ट ऑफ द आई होता है। जो पूरा एक ब्लू कलर का दिखता है आपके आंख में ना, वो आइरिस होता है पूरा, जो ब्लू कलर का दिख रहा होता है, ठीक है ना। आपने ध्यान दिया है क्या? हल्का ब्लू आपको लगता है आपके आंख में है कुछ? हेलो, हाँ सर। यस।
और उसमें एक सेंट्रल पार्ट होती है जो ब्लैक आपको नजर आती है, एक छोटा सा पार्ट में डार्क एरिया होता है जो ब्लैक नजर आता है, यस पीपल। उसे पिपल कहते हैं। हाँ, इसको याद रखना, ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि आइरिस क्या है, तो वो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई होता है पूरा, और उसमें एक सेंट्रल एरिया होता है जो ब्लैक कलर का दिखता है, वो पिपल होता है। द साइज ऑफ पिपल कैन बी चेंज वेरी रैपिडली टू कैटर द चेंजिंग ऑफ लाइट लेवल। अब ये जो पिपल है ना, जो छोटा वाला है, आपने देखा वो बहुत वेरी करता है। आपने ये कभी फील किया होगा जब 10th वगैरह में पढ़ा होगा, तो सर लोगों ने बता दिया होगा कि आपकी आंख बड़ी होती है, छोटी होती है, तो आप इधर उधर करके आंख ऐसे मिरर में देखे होगे, फिर आपने खुद महसूस किया होगा कि हाँ सच में, ऐसे दूर देख के फिर मिरर में जस्ट देखा होगा तो आपको देखा होगा कि पिपल ऐसे वेरी कर रहा होता है, हो रहा होता है पूरी एरिया। आपने यस किसी सर। ने देखा है ये चीज? तो यस सर। वो कितने रेशियो से, कितने फैक्टर से वेरी करता है, तो 5:1 के फैक्टर से वेरी करता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए हमारा आंख ऑटोमेटिकली, इसे एकोमोडेशन कहते हैं, हमारी अपनी जो आंख है वो फोकसिंग को वेरी कर सकता है। अगर एक ही फोकस रहता, इसकी फोकल लेंथ, तो क्या होता, आप एक पर्टिकुलर लेंथ पे ही देखते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसकी जो फोकसिंग एबिलिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब कि हमारा जो फोकस है इनफाइनाइट को भी देख सकता है। नजदीक की वस्तु देखना हो तो उसके अकॉर्डिंग फोकस वेरी करेगा, दूर की वस्तु देखना हो तो उसके अकॉर्डिंग फोकस वेरी कर लेता है, इसको एकोमोडेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है। सर हाँ, सर ये 5:1 किसके रेफरेंस से है जो रेशियो दिया यस है? सर। यस। ये अमाउंट ऑफ लाइट वेरी, तो उसके रेफरेंस पे है कि द अमाउंट ऑफ लाइट कैन बी एडजस्टेड बाय फैक्टर 5:1। अगर वो वेरी कर रहा है ना, उसकी जो लेंथ, मतलब कि जो डायमीटर होती है वो बढ़ रही है, वो छोटी हो रही है, तो कितना रेशियो में वो लाइट को वेरी कर सकता है, तो 5:1 से। पीपल छोटा होगा तो कम लाइट लेके जाएगा, अगर पीपल बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को एंट्री करेगा। ठीक है ना, तो वो चीज है, तो इस वाले फैक्ट रेशियो को याद रखना। लेंस के बारे में आ जाओ। ठीक है, लेंस क्या है, जस्ट प्यूपिल के थ्रू से जो लाइट आती है वो लेंस के पास आती है ना। लेंस में सिलेरी मसल होते हैं, ये आप याद रखना, ये वाला पार्ट। ठीक है, सिलेरी मसल्स होते हैं। अब यहाँ पे लिखा ना कि द चेंज ऑफ लेंस साइज कॉल्ड एकोमोडेशन, इसको भी याद रखना कि जो लेंस अपनी साइज को वेरी कर रहा है ना, फोकल को चेंज करने के लिए, फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए, उसे ही हम एकोमोडेशन कहते हैं। इस वाले लाइन को भी याद रखना, ये भी पूछा गया। तो देखो इन्होंने लिखा भी है कि नियर ऑब्जेक्ट लेंस थिकनेड, ये भी लाइन आई हुई है कि अगर नजदीक की वस्तु देखनी हो तो लेंस क्या होती है, थिकनेड हो जाती है। ठीक है, और दूर की वस्तु देखनी हो तो लेंस क्या होती है, फ्लैट हो जाती है। फ्लैट में तो बढ़ती है ना, उस तरह से। और ये कि यहाँ पे नियर की वस्तु देखनी हो तो शॉर्ट होती है, थिकेंड होती है। तो ये वाला वर्ड एक्चुअली याद रखना कि थिकेंड क्या है, थिकनेड हो जाती है अगर नियर की ऑब्जेक्ट देखनी है। दूर की वस्तु देखनी होती है तो फ्लैटन हो जाती है, कि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंट्री मिले ताकि हम दूर की वस्तु को इजिली देख सके। इसको एकोमोडेशन कहते हैं, और वो ऑटोमेटिकली चेंज करता है पूरी लेंस की साइज, है ना, इसको याद रखोगे। तो द डिग्री ऑफ फोकस एकोमोडेशन कैन बी अफेक्टेड बाय सच फटीग और एजिंग प्रोसेस, कह रहा। लेकिन ये एकोमोडेशन वाली आपके पास जो पावर है ना, या फिर ये जो एबिलिटी है कि आपका जो लेंस है वो वेरी कर लेता है, आई का लेंस, अपनी फोकल लेंस ना, जिसे एकोमोडेशन कह रहे हैं, ये कुछ फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनका एकोमोडेशन कम हो जाता है, या कुछ एज पे, या फिर अगर टायर्ड होते हो आप, बहुत ज्यादा थके हुए हो ना, तो चीजें आपको क्लियर नजर नहीं आती है। इसलिए बोला जाता है कि टायर्ड पर्सन हो तो आप पढ़ने वाला काम तो बिल्कुल ही ना करो। ठीक है, क्योंकि कुछ दिमाग में जाएगा नहीं, आप सही से चीजें नहीं, वो पॉइंट आउट नोट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में अगर जा रहे हो और आप एकदम टायर्ड हो, मतलब कि थक के आ रहे हो, तो कंफर्म है कि आप तो पहले जो पढ़ोगे ना वो एक्चुअली में पता चलेगा वो है ही नहीं वहां पे। पहले चीज तो यही है। तो अलर्ट वाला जो, पहले तो आप जो साइट है वही काम नहीं कर रही है, तो परसेप्शन आपका काम ही नहीं करेगा। साइट से ही वो जो आएगा, आप जो आप देखोगे वही, उसी के बेस पे माइंड आपको परसीव करेगा चीजों को। तो कंफर्म है वहां पे तो आप गलती करने वाले हो, सीधी सी चीज है। तो सर ये है एजिंग भी होता है। हाँ लो। सर ये जो पीपल है, तो मतलब पास की जो वस्तु को हम देखते हैं तो पीपल मतलब क्या होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है सर? देखो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की चीजें देख रहे हो, लाइट अवेलेबल है कि नहीं है आपके पास, ये लाइट के बेस पे ही वेरी करती है। और जो आपका लेंस होता है ये किसके बेस पे वेरी करता है, फोकल लेंथ, दूर की वस्तु देखनी हो कि नजदीक की वस्तु देखनी हो। पीपल में क्या होता है कि अगर नजदीक की वस्तु देखनी हो लेकिन लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, फिर भी ये छोटी रहेगी।
और दूर की वस्तु देखनी हो लेकिन लाइट इंटेंसिटी वहां पे भी ज्यादा है फिर भी वो छोटी ही रहेगी, वो लाइट इंटेंसिटी को वेरी कराता है कि कितना लाइट भेजना है आपकी आंखों में, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अभी सूरज की तरफ देखो, देख पाते हो क्या? नो सर। हाँ, तो लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो पिपिल आपका एकदम छोटा हो जाता है, इसलिए आपकी आंखें एकदम छोटी हो जाती है, लेकिन उतना अमाउंट ऑफ लाइट आपका पिपिल कंट्रोल ही नहीं कर पाता है जितना है सूरज के पास में, इसलिए आप अपने पलकों को भी दाब लेते हो, होता है ऐसा, यस सर, यस। ठीक है ना? हाँ, लेकिन आपका जो लेंस है ना, वो किससे वेरी करता है? डिस्टेंस से। कैसी वस्तु देखना चाहते हो, दूर की वस्तु देखना चाहते हो, नजदीक की वस्तु देखना चाहते हो, उसके बेस पे हमारा ये जो लेंस होता है वो काम करता है। ओके सर। अब एक डेफिनेशन है विजुअल एक्यूटी, जस्ट इसी सेट के पेपर में आया हुआ था, मेरे जूनियर दिया था लेकिन एक्चुअल वो बता नहीं पाया कि शायद आया था नहीं आया था ये, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे साथ सेट भी है, आप इसे देखना। इन्होंने लिखा है कि व्हेन अ पर्सन इज टायर्ड accommodation इज रिड्यूस्ड रिजल्टिंग इन लेस शार्प विजन, शार्पनेस ऑफ विजन इज नोन एज अ विजुअल एक्यूटी। जो विजन क्या हो गया, शार्प हो गया, आपने नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया, जो कमियां आ गई उसे हम लोग विजुअल एक्यूटी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है? इसको याद रखना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये आया होगा मेरे ख्याल से। तो यही होता है, बूढ़े लोग जो होते हैं ना, जब हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं तो लेंस अपना एकोमोडेशन वेरी नहीं कर पाता है, इसलिए उन्हें चश्मा लगाने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों को दूर की वस्तु नहीं, नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है, दूर की तो उन्हें क्लियर नजर में आ रही होती है, ठीक है ना? सर नजदीक वाला में ज्यादा दिक्कत होता है ना, इस तरह से होता है, लगभग लोगों को नजदीक वाले में ज्यादा दिख, महीन चीजें नहीं दिखती हैं लेकिन बड़ी चीजें आराम से दिख जाती हैं, सर मैक्सिमम यही होता है। सर विजुअल एक्विटी टायर्डनेस की वजह से ही होती है ना? हाँ, टायर्डनेस की वजह से होती है, मतलब कि जो आपका एकोमोडेशन है ना वो सही नहीं हो रहा है, आप चीजों को सही वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, परसीव नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से, तो इसे हम विजुअल एक्टिविटी में कहते हैं। तो सिंपली वो डायरेक्ट इतना बड़ा लाइन लेके पूछ ले, लेकिन एक्चुअल आप मेरे से पूछोगे तो एक्चुअल कोई भी लाइन कॉपी करके डीजीसीए नहीं देता है मॉडल 9 के पेपर में, आपको अपना परसेप्शन पे ही काम करना है, आपको अपने चीजों को कनेक्ट करना ही पड़ेगा, आप चीजों को कनेक्ट करोगे तो ही इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है? इसलिए यहाँ पे नॉलेज होना जरूरी है, विद परसेप्शन होना जरूरी है, ठीक है ना? चीजों को आप कनेक्ट कर पाओ, अगर आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हो ना तो बिल्कुल आंसर नहीं दे पाओगे, आप गलत ही देके आओगे, तुक्के में सही हो जाए क्या पता, ठीक है? लेकिन आंसर सही देने के लिए आपका परसेप्शन बहुत अच्छा चलना चाहिए इस वाले पेपर में, इसलिए टफ हो जाता है क्लियर करना। छोटा मॉड्यूल है लेकिन टफ ज्यादा है, अगर कंपेयर टू 8 देखोगे तो ये टफ है, मैं इससे ज्यादा टफ मानता हूँ, 8 मुझे टफ नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा टफ, ठीक है? क्योंकि वहां पे सब टेक्निकल चीजें आप डायरेक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ लेते हो, लेकिन यहाँ पे आपके परसेप्शन के साथ खेल रहा होता है डीसीए, और वो एक्चुअल लाइन कभी देता ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए आप यहाँ पे फंसते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ज्यादा फोकस्ड होके समझने की जरूरत है हर एक चीजों को। रेटिना पे देखोगे, बायोलॉजिकल टर्म में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है, तो इसमें डोंट वरी, इसमें दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना? लेकिन और जो चीजें जैसे कि अभी फर्स्ट चैप्टर था, अभी परफॉर्मेंस के चैप्टर्स आएंगे, एरर की चैप्टर आएंगी, ठीक है ना? इन्वायरमेंट्स की चैप्टर आएंगी, उन चैप्टर्स में हेल्थ से रिलेटेड जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स में बहुत घुमाता है आपको, ठीक है ना? टास्क वाला जो चैप्टर है, अब आपका कम्युनिकेशंस का चैप्टर है, उनमें आपको बहुत फंसाएगा, बहुत ज्यादा वेरी करता है। बाकी ये चैप्टर तो आपका उतना नहीं है, बायोलॉजिकल टर्म में तो एग्जैक्ट लाइन ही पूछी जाती है, डायरेक्ट लाइन ही उठाता है आपका, तो डोंट वरी, इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें डेप्थ में जाएगा नहीं क्योंकि वो बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा है ना, आपको एक बेसिक नॉलेज देना है। रेटिना, रेटिना क्या होती है? रियर ऑफ द आई बॉल होती है, कंफर्म हो, आई बॉल का सबसे पिछला वाला हिस्सा होता है रेटिना, इसलिए लिख दें यहाँ पे रियर ऑफ द आई बॉल, ठीक है ना? इट मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ नर्व सेल कनेक्टेड टू ऑप्टिक नर्व, ये काफी कठिन कठिन लेयरों से मिलकर बना है, मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स लेयर है, उनसे मिलकर बना है, और ये कनेक्टेड होता है ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व जाके ब्रेन मतलब कि यहाँ पे होता है एक विजुअल कॉर्टेक्स, इस विजुअल कॉर्टेक्स के थ्रू जाके ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ताकि आप इमेज को परसीव कर पाओ, उसे समझ पाओ, ठीक है? इस तरह से होता है। आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आप इसमें ध्यान देना, उन्हीं को मैंने यहाँ पे बोल्ड किया है, हाईलाइट पूरा किया है लेकिन देख रहे हो ना, मैंने बोल्ड किया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि पहला अटेम्प्ट में मैंने 1097 दिया था, तो उस समय मैंने इसको किया था, तो मुझे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे थे,
ठीक है ना, प्रीवियस ईयर देख रहा था तो मुझे लगा कि अब हर एक लाइन को बहुत अच्छे से कवर करना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैंने वो सारी लाइन हाईलाइट कर दिया। लेकिन जब लास्ट में जब पेपर देना था मुझे, आपका सेशन फेब में हुआ था, है ना, 28 फेब को था मेरा, तो जब पेपर देना था 9-10 उसी दिन था, 7 मेरा 2 मार्च को था या 1 मार्च को शायद था। जब पेपर देना था ना एक्चुअल में, तो उसके बेस जब हम लोग नजदीक आ गए फेब में, तब मैं बाद में चीजों को हल्का कर दिया, मतलब कि बोल्ड पे ज्यादा फोकस किया, ये मेरा पर्पस था। तो आप पूरा हाईलाइट मत करना, पढ़ना पूरा एक बार, अभी तो पहली टाइम है तो पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो लोग जॉब में हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो शॉर्ट शॉर्ट में ही चले तो सही है, वो शॉर्ट चीजों को जल्दी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम भी तो नहीं मिल पाता है ना। तो इसमें आपको याद रखना है रेटिना, ठीक है। रेटिना में 2 सेल होते हैं जिसे हम रॉड एंड कॉन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको याद रखना है, द सेंट्रल एरिया ऑफ द रेटिना इज नोन एज अ फोबिया। जो रेटिना के सेंटर वाला पार्ट होता है ना, ठीक है ना, उसे हम फोबिया कहते हैं। और रिसेप्टर एरिया, इस वाले एरिया में, मतलब कि ये जो फोबिया है ना, इसमें ही सारे कोन रहते हैं, कोन सेल। आपको ये पूरा याद रखना है कि इन्हीं रिसेप्टेंस एरिया में ही सारे कोन सेल जो होते हैं अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इट इज हियर विजुअल इमेज इज टिपिकली फोकस्ड। और जो विजुअल इमेज जो होती है वो यहीं पे फोकस होती है, रेटिना के सेंट्रल में, क्योंकि सेंटर में ही कोन है, और कोन की वजह से ही आप फिगर देख पाते हो, कलरफुल चीजें देख पाते हो। क्योंकि जो कोन सेल है वो लाइट सेंसिटिव सेल है, मतलब कि जब प्रकाश होगा तो ही क्या होगा, आपको चीजों को दिख सकता है। तो ये प्रकाश सेंसिटिव सेल है, मतलब कि आप बोल लो इंग्लिश में, हिंदी में कहो, इंग्लिश में आपका ये क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल है। या फिर इसे बोल लो कि अगर लाइट अवेलेबल है तो ये वाला सेल काम करता है, ठीक है ना। तो जब लाइट होती है तो यही सेल काम करते हैं, इसकी वजह से आप चीजों को देख पाते हो, अलग अलग कलरफुल चीजें देख पाते हो। जो रॉड सेल है ना, वो नाइट सेंसिटिव सेल है, ठीक है। लेकिन नाइट कहना नहीं है उसको, हम लोग दोनों को लाइट सेंसिटिव सेल ही कहते हैं, दोनों ही लाइट सेंसिटिव सेल है, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली लाइट के प्रति क्या है, अफेक्टेड है, जो एक्चुअल में जब आपका लाइट अवेलेबल होगा तो काम करता है, वो कौन करता है, रॉड वाला काम तब करता है जब नाइट होती है, जब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, मतलब कि बिल्कुल आपका जो लाइट है अवेलेबल है ही नहीं, उस समय रॉड काम कर रहा होता है। और रॉड रॉड का काम होता है कि वो 2 ही कलर में आपको चीजों को दिखाएगा, ब्लैक या फिर ब्राउन। इसलिए रात में कभी कभी आपको ब्राउन भी चीजें दिखती हैं, क्योंकि रॉड का वही काम है, वो आपको 2 ही कलर की चीजें दिखा सकता है, या तो ब्लैक सर दिखाएगा, मतलब वो ब्लैक मतलब कि कोई चीज अवेलेबल, लाइट अवेलेबल ही नहीं है, या फिर आपको ब्राउन कलर या शेड ऑफ ग्रे चीजें दिखाती है। क्लियर हो पा रहे हो? सर सर ये यस सर। कोन सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सर? हम्म सर ये कोन सेल्स जो होते हैं, कोन सेल्स वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये जो कोन सेल होते हैं ये आपके सेंट्रल पार्ट में होते हैं रेटिना के, ठीक है, जिसे फोबिया कहते हैं। और इन फोबिया के आउटर एरिया में ना, जब आप बाहर चलोगे, सेल से बाहर निकलोगे, मूविंग आउटवर्ड, तो ये आपके कौन सेल क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, क्योंकि अब रॉड सेल आपको मिलेंगे। तो लिखा है ना, आर प्रोग्रेसिवली रिप्लेस्ड बाय रॉड सेल। अब जैसे सेंट्रल पार्ट से आप बाहर निकल रहे हो, आउटर निकल रहे हो, तो वहां पे आपको अब रॉड सेल मिलेंगे, पेरिफेरी ऑफ द रेटिना। तो आपको याद रखना है, मतलब रेटिना के साइड साइड में, उसे पेरिफेरी कहते हैं, हिंदी में शायद परिधि भी कहा जाता है ना। तो पेरिफेरी ऑफ द रेटिना पे क्या होते हैं, बाहरी आउटवर्ड एरिया में ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, रॉड होते हैं, सेंट्रल एरिया में कौन होते हैं, इनका लोकेशन याद रखना है। और यहाँ पे पेरिफेरी ऑफ रेटिना पे केवल रॉड होंगे, सिंपल। और सेंट्रल वाले एरिया में आपका क्या होगा, कौन होगा। ये वाला याद रखना है कि 2 आपके सेल हैं, लाइट सेंसिटिव सेल लिखा है ना, 2 टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है, रॉड एंड कॉन। कॉन की मदद से आप लाइट जब अवेलेबल होगी तो चीजें देखते हो, रॉड की मदद से जब लाइट अवेलेबल नहीं है तब चीजें देखते हो, ठीक है। अब याद रखो यहाँ पे कलर के बारे में कि कौन कलर सेंसिटिव है, ठीक है ना। तो अब मेरे से पूछोगे कि सर कलर सेंसिटिव कौन सा सेल है, तो कलर सेंसिटिव सेल आपका कौन होता है, ठीक है, वो कलर दिखा सकता है। रॉड जो होता है वो कलर सेंसिटिव सेल नहीं है, तो इसलिए देखो लिखा है ना, रॉड कैन नॉट डिटेक्ट कलर, पहली वाली लाइन देखो, इसको मार्क करते रहना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। रॉड एंड कॉन के बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं।
तो rod cannot detect color. They are poor distinguished at a fine detail, but good at detecting moment of edge of visual field peripheral vision. इसमें लाइन में क्या लिखा कि रॉड कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है और ये छोटी से छोटी फाइन डिटेल मतलब कि जो बहुत महीन होगा, फाइन मतलब कि बहुत छोटा, स्मॉलर, इस तरह का कोई भी डिटेल हो तो उसे डिस्टिंगाइज भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, आप उसमें समझ ही नहीं पाओगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। लेकिन ये मोमेंट को बहुत अच्छे से कैच करता है, मतलब कि जो भी आप मोमेंट वगैरह देख रहे होते हो ना, वो इसी के द्वारा कैच हो पाता है और उसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि इधर कार जा रही है, इधर बस जा रही है, इधर ट्रक जा रही है। तो कोई भी मोमेंट वाली वीडियो वाली चीजें जो देखते हो ना, वो इसी की मदद से आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, डिस्टिंगाइज कर पाते हो। अगर ये नहीं होता ना तो मोमेंट आप पहचान ही नहीं पाते, ठीक है ना। तो ये होता है, इसको याद रखना। देखो यहाँ पे लिखा है दे आर मच मोर सेंसिटिव एट लोअर लाइट लेवल। ये काम तभी करता है जब लाइट लेवल क्या है, बहुत कम हो, मतलब कि नाइट वगैरह में ये बड़ा अच्छे से काम करता है। दिन में इसका कोई काम ही नहीं है, बैठा रहता है शांति से, आराम करता है, ठीक है ना। उसी तरह सब याद रखना, एज अ लाइट डिक्रीजेस द सेंसिंग टास्क इज पास्ड फ्रॉम कोन टू द रॉड। जैसे ही लाइट कम होने लगती है तो ये जो सेंसिंग वाला काम है ना, कि सेंस करना है, फिगर को देखना है, ठीक है, वो काम कौन कर नहीं पाएगा, तो ये काम किसको दे दिया जाता है, रॉड को, क्योंकि लाइट जब कम होगा तो रॉड का ही काम है, वही देखता है, वही समझता है, तो आपको ब्लैक या फिर शेड ऑफ ग्रे चीजों को दिखाता है। तो लिखा है ना, दिस मीन्स पुअर लाइट लेवल में हम क्या देखते हैं, ओनली सी द ब्लैक एंड व्हाइट एंड शेड ऑफ ग्रे, ये चीज दिखता है, या तो ब्लैक दिखेगा या फिर व्हाइट चीजें दिखती है नाइट में आपको, जहाँ पे लाइट की कमी हो, या फिर आपको ग्रे कलर में कुछ ना कुछ चीजें दिख रही होती है। ये कौन के वजह, रॉड की वजह से ही दिखती हैं। तो आपको याद रखना है, जो रॉड वाला है ना, वो लाइट अगर अवेलेबल ना हो या पुअर लाइट कंडीशन हो तो काम करता है अच्छे से, और जो कोन होता है वो गुड लाइट चाहिए, अगर लाइट अवेलेबल हो तो ही वो काम करेगा, ठीक है। और ये फाइन डिटेल को पहचान सकता है, डिस्टिंगाइज कर सकता है, महीन से महीन डिटेल भी हम देख सकते हैं अच्छे से, और ये कलर सेंसिटिव है, और जो रॉड है वो कलर सेंसिटिव नहीं है। तो ये पूरी लाइन समझ रहे हो, ये पैरा मार्क करने का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपका रट जाना अच्छे से, ठीक है ना। तो कौन फंक्शन जस्ट उल्टा पूरा पढ़ेंगे कि कौन फंक्शन गुड लाइट में है, कैपेबल है फाइन डिटेल को डिटेक्ट कर सकते हो, कलर सेंसिटिव है, दिस मीन्स द ह्यूमन आई कैन डिस्टिंगाइज अबाउट 1000 डिफरेंट शेड ऑफ कलर। देख रहे हो कितने ज्यादा कलर को आप समझ सकते हो, मतलब कि आप 1000 डिफरेंट कलर को डिस्टिंगाइज कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, इतना ज्यादा आपकी आंख सेंसिटिव है, ठीक है। ये कोन के मदद से ही होता है, अगर इतने सारे कलर हो ना तब भी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हाँ ये डिफरेंट वाला कलर था, ये डिफरेंट वाला कलर था, ठीक है। इतने सारे कलर को आप पहचान सकते हो, ठीक है। सर हम्म, सेंसिटिव का मतलब क्या है, सेंसिटिव का मतलब तो नाजुक होता है सर। क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ इसमें सेंसिटिव का मतलब क्या है? महसूस सेंसिटिव करना। का मतलब महसूस करना, फीलिंग क्या है, जैसा मैं कह रहा हूँ मैं आपको 10 थप्पड़ लगा दूं फिर भी आपको महसूस होती ही नहीं है, तो फिर आपका स्किन तो बेकार है ना, आप सेंसिटिव हो ही नहीं। सेंसिटिव का मतलब ये नहीं होता कि आप कमजोर हो, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 एम्पियर भेजूं ना तो भी ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है, और मैं बोलूं कि मैं अगर 0.1 मिली एम्पियर भेजूं ना तो वो इंस्ट्रूमेंट काम करता है। बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव है? अगर मैं बोलूं कि 0.1 मिली एम्पियर किसी इंस्ट्रूमेंट में भेज दूं फिर भी वो काम करता है, और एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें मैंने 1 एम्पियर भेज दिया तब वो काम करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव? 1 एम्पियर 1 एम्पियर, कौन सा? 1 एम्पियर वाला, 1 एम्पियर। कैसे 1 एम्पियर वाला है यार, वो तो बेकार इंस्ट्रूमेंट है, उसका कोई काम ही नहीं है, फिर हमें वो चाहिए ही नहीं। 0.1 मिली एम्पियर वाला ज्यादा सेंसिटिव है, वो कम एम्पियर पे भी काम कर रहा है। हमें ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो ज्यादा सेंसिटिव हो, तभी हमें एक्यूरेट डिटेल मिलेगी, समझ रहे हो आप। वरना अगर छोटा भी एरर आएगा तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। यस सर, जैसे मैं यस बोल सर। रहा हूँ, आपने एरर डिटेक्टर लगाया, अब एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है, मैंने लगाया फायर एक्सटिंग्विशर, आपको फायर डिटेक्टर लगा दिया, ठीक है, छोटा सा आग लगी, आपका फायर डिटेक्टर ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है,
मान लो अगर 2 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ा कैबिन का, तो फाइंड आउट कर लिया, वो बीप करने लगा कि जरूर कुछ ना कुछ एरर है। और एक है जो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए, वो डिटेक्ट ही ना कर पाए, तो क्या होगा? अच्छा कौन है फिर? छोटा वाला जो सर, हाई मतलब सेंसिटिव है, कम। जो हाई सेंसिटिव वाला है। छोटा कहने का यस। मतलब है कि जो आपका हाई सेंसिटिव है, जो चीजों को जल्दी से सेंस कर सके, इसलिए इसे कहते हैं कि ये आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव का मीनिंग मतलब कि ये है, जैसे कि अभी क्या होता है कुछ लोगों का, जैसे मेरे मामा का क्या है कि उनका वो रेड वाली चार खराब हो गई, मतलब टूट गई गिरने की वजह से। तो उनका पैर अनसेंसिटिव है। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो मैं आपको मार दूं 4-5 थप्पड़, आपको पता ही नहीं चलता है, तो कंफर्म है आपकी सेंसेशन है ही नहीं आप में। ऐसे मेरे मामा के साथ में है, ठीक है। उनका आधी शरीर काम नहीं करती है, ठीक है। वो गिर गए थे, तो उनका क्या हुआ, पूरा ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो उनका है वो काम ही नहीं कर पाता है। और अभी जस्ट अभी ठंड में क्या हुआ है, जैसे ठंड आप देख रहे हो ना, तो वो भी लोग आग ताप रहे थे, वो आधा उनका शरीर काम नहीं करता है, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बिल्कुल। उन्हें मतलब कि टॉयलेट का भी पता नहीं है, वॉशरूम का भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। और वॉइस लैग कर रही है सर। So, हेलो सर। तो ये वाली, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, अभी आ रही है। ठीक है। वो क्या है ना कि मेरे दादा को थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आए पड़े हैं कानपुर में, तो वही अंकल फोन कर रहे थे, टिकट नहीं हो पा रहा था रिटर्न के लिए। एक बार और अभी तो ओके। आएगा उनका कॉल, थोड़ा रिसीव करना पड़ेगा। तो वही मैं बता रहा था आपको कि तो मेरे मामा का ये हुआ है कि उनको प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी वो काम नहीं करता है, ठीक है ना। वो रिफ्लेक्स एक्शन उनका काम नहीं करता है, तो पूरा जो हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, वो काम नहीं करता। हम लोगों ने पूरा दिखा लिया है, मतलब कि आप दिल्ली में, आप सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपको पता होगा मेरे ख्याल से, वो है, क्या नाम है उसका,
सर गंगाराम हॉस्पिटल, एम्स है, सर गंगाराम है, इन सब में हम लोगों ने दिखा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे ऑपरेशन तो हुआ जस्ट, मतलब जैसे उनको ये प्रॉब्लम हुई तुरंत ऑपरेशन किया गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद इतना साल अभी भी हम लोग दवा कराते हैं, वो लोग पता नहीं कौन कौन सी थेरेपी करवाते हैं, फिर भी कोई फर्क पड़ा ही नहीं। मतलब कि आधी बॉडी बिल्कुल काम नहीं करती है, क्योंकि वो जो एक्चुअल में जो आपका वो क्या बोलते हैं, जो बायोलॉजिकल जो आपकी सिग्नल होती है जो लेके जा रही होती है, नर्व जो होती है वो पूरी मिस गई थी, वो कुछ बचा ही नहीं था। तो चार पूरी रीढ़ वाली जो हड्डी होती है ना, आप जानते हो ना 33 पार्ट होते हैं ना, तो वो चार खराबी हो गए एकदम से। वो निकाल के वो स्टील लगाना पड़ा है ना, स्टील का पूरा नट बोल्ट ऐसे लग गया है। तो वो सेंसिटिव नहीं है। तो जस्ट क्या हुआ ना कि ऐसे आग ताप रहे थे लोग, वो लोग रात में हीटर रख दिए थे लोग रूम में, पता चला उनका पैर गलती से हीटर पे ही चला गया, आंच जल गई है उनकी। अब उनको बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा, पूरा हड्डी दिख रही है, और वो हील भी नहीं कर रहा है। वो जानते हो जस्ट वो मतलब लगभग महीने की, जैसे अभी ठंड आई है तभी से हुआ है, वो हील भी नहीं कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम है। सेंसिटिवनेस अगर सेंसिटिव नहीं होगा तो फिर वो किसी काम का है ही नहीं फिर। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके आंख में मैं थोड़ा सा नींबू डाल दूं, तुरंत आपको फील हो जाएगा कि हाँ आपने तो कर दिया। और कोई 1 लीटर भी डाल दे फिर भी आपको फर्क ना पड़े, तो बताओ अच्छा कौन सा है? जिसके पास सेंसिटिवनेस ज्यादा है ना वही अच्छी होती है, वो फीलिंग है। ठीक है, अभी अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि सेंसिटिव सेंसिटिव होना चीजें बहुत अच्छी है। ठीक है, उससे हमारा ही प्रॉफिट है। समझ पा रहे हो मेरी बात? हेलो? यस। यस यस। ठीक है, तो ये चीज है। तो आपका यहाँ पे जो सेंसिटिवनेस है ना वो ज्यादा होना जरूरी है। तो हमारी जो आंख है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, कलर को लेके। तो जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो जो ज्यादा सेंसिटिव होगा वही तो नंबर ऑफ कलर्स ज्यादा फाइंड आउट करेगा, डिफरेंशिएट कर पाएगा। जो सेंसिटिव होगा ही नहीं, जैसे रॉड है वो सेंसिटिव है ही नहीं, तो कलर पहचान ही नहीं पाया, तो वो अच्छा कहाँ से हुआ? वो बेकार ही तो है। कौन है, क्या वो सेंसिटिव है? कंफर्म है, लाइट सेंसिटिव है। मतलब कि जब भी गुड लाइट होगा अब वो अच्छे से अच्छे कलर में आपको डिफरेंशिएट करा पाएगा, तो अच्छा है वो। ठीक है, सेंसिटिव का मतलब ये मत समझना कि वो वीक है। सेंसिटिव मतलब वीक नहीं होता है यार, स्ट्रॉन्गर और वीकनेस नहीं होती है सेंसिटिव का मतलब, आप गलत टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो। ठीक है, सेंसिटिव का मतलब ये नहीं है कि वो वीक है। ठीक है, ये जो एक्यूरेसी क्लियर अच्छी दे वो सेंसिटिव। है। हाँ, अब देखो यहाँ पे, एट द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व ज्वाइन द बैक ऑफ द आई ब्लॉन्ड स्पॉट अकर्स। ये वाला लाइन आप याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, इसको भी मार्क कर लेना। ठीक है ना, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाली जो आई है, इसके लास्ट में आप देख रहे हो ना एक ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला एरिया हम्म। साइड में। तो इसमें क्या होता है ना कि जब अगर डायरेक्ट जो लाइट आ रही है ना, वो हमने देखा कि सेंट्रल ऑफ द रेटिना पे आती है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो जो लाइट आती है वो डायरेक्ट सेंटर ऑफ द रेटिना पे आनी चाहिए। ठीक है, तो ही हम लोग इमेज को देख पाते हैं ना अच्छे से। अगर ये फोकस्ड नहीं हो रही है, दिख रहा है ना, विजुअल इमेज टिपिकली फोकस्ड कहाँ पे हो रही है? यहीं पे, सेंटर ऑफ द रेटिना पे। विजुअल इमेज जो फोकस्ड हो रही है सेंट्रल पे, अगर वो डायरेक्टली इमेज यहाँ पे आए, मतलब कि जो लाइट हो वो फोकस यहाँ पे हो जाए ब्लाइंड स्पॉट पे, तो आपको चीजें दिखेंगी ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए इस पॉइंट को नाम रख दिया कि ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? जहां से ऑप्टिक नर्व आपके आंख में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और जहां कनेक्ट है वहीं पे पूरी लाइट एक ही बार पड़ गई, या फिर इमेज इमेज वहीं पे पड़ गया आपका, कि वहीं बनना है इमेज, तो बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं, अंधेरा अंधेरा नजर आएगा। ये सब ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसको। फिर ब्लाइंड स्पॉट का एक एग्जांपल देना। अरे ब्लाइंड स्पॉट मतलब जो अंधे लोग होते हैं उनमें यही दिक्कत होती है। कभी मतलब ठीक अंधेरे है आंख बंद करने पर अंधेरा हो जाता है ना। हाँ, वो वाली दिक्कत है। नहीं, आंख बंद करने वाला अंधेरा नहीं है, आंख ब्लाइंड स्पॉट फ्रैक्चर करता होगा ना वहाँ पे। हेलो।